सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमारी जो लाइव क्लास है वो कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, लेकिन अब दोस्तों वापस अब आपको डेली लाइव मिलेगी। तो सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाइए और सभी ध्यान देंगे, जितने भी दोस्त देख रहे हैं वो एक बात तो विशेष ध्यान रखें, जल्दी से आप चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, जितने भी दोस्त हैं उन सभी के लिए आज का महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा समास का। किसका रहेगा दोस्तों? समास का रहेगा। समास का जो टॉपिक है व्याकरण से है और व्याकरण 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी में पूछी जाती है। तो जितने भी दोस्त अभी लाइव देख रहे हैं वो सभी अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दें, और जितने भी दोस्त आ चुके हैं सभी कमेंट करें। ठीक है, कौन कौन आ चुका है सभी कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा आपका समास। समास आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, समास से आने वाले क्वेश्चन जितने भी प्रकार के बनते हैं आज आपका यहाँ पर गलत नहीं जाएगा। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा दोस्तों। जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप सही उसको कर देंगे, और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो जितने भी दोस्त 9वीं वाले हो या 10वीं 11वीं 12वीं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये व्याकरण का टॉपिक है। और बोर्ड एग्जाम के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट को अच्छे से क्या करना है, बिल्कुल आप भी इसी तरह नोट कर लें, जिस तरह से मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ दोस्तों, इसी प्रकार का आप भी लिख लें। तो जितने भी दोस्त अभी लाइव देख रहे हैं वो सभी अपने दोस्तों को एक बार ज़रूर शेयर करेंगे, और अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम समास। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है दोस्तों, समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? तो देखिए, समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। बिल्कुल ऐसी कैसी परिभाषा आप नोट कर लें। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि समास किसे कहते हैं तो आप ये लिख देना दोस्तों। ओके, एक ही वीडियो में दोस्तों मैं आपको सारे समास बता दूंगा। ओके, देखिए, समास 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। ये दोस्तों आपका जो समास होते हैं 6 वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब पहला पढ़ेंगे हम अव्ययभाव समास, उसके उदाहरण भी देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखिए, अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का प्रथम पद, ठीक है, क्या लिखना है? प्रथम पद अव्यव तथा प्रथम पद प्रधान, यहाँ पर भी पद लिखना है आपको, प्रथम पद प्रधान हो वहाँ अव्ययभाव समास होता है। देखिए, प्रथम पद अव्यव तथा प्रथम पद प्रधान हो वहाँ अव्ययभाव समास होता है। मतलब पहला पद क्या होना चाहिए दोस्तों? अवयव का होना चाहिए या उपसर्ग का होना चाहिए। तो वो समास कौन सा कहलाता है? अव्ययभाव समास कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए, यथा, आ, प्रति, आ, ये सब क्या है? आपके उपसर्ग हैं, अवयव है। तो देखिए, यथाशक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बिल्कुल, देखिए, मैं बार बार नहीं बोलूँगा दोस्तों, आप चाहे 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो, दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी उदाहरण मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट बताऊँगा, जो परीक्षा में आ चुके हैं ऐसे बताऊँगा दोस्तों। तो देखिए, यथाशक्ति का समास वगैरह क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। जन्म का क्या हो जाएगा? जन्म पर्यंत। और ये जो उदाहरण मैं बता रहा हूँ कौन से समास का बता रहा हूँ? अव्ययभाव समास के। कौन से समास का? अव्ययभाव समास का बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए, देखिए, प्रतिदिन का क्या हो जाएगा? हर दिन। क्या हो जाएगा? हर दिन हो जाएगा। ठीक है, आमरण का क्या हो जाएगा? मृत्यु पर्यंत। और रातों रात का क्या हो जाएगा? रात ही रात में। भरपेट का क्या हो जाएगा? पेट भर कर या पेट भर। ठीक है, पेट भर हो जाएगा या पेट भर कर। प्रत्येक का क्या हो जाएगा? हर एक। प्रत्येक का क्या हो जाएगा? हर एक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये आपका अव्ययभाव समास हो चुका है, जिसमें क्या होता है? आगे अव्यय आता है। अब हम बात करेंगे द्विगु समास की। हाँ, अच्छे से देखना सभी, बिल्कुल जितने भी दोस्त देख रहे हैं सभी नोट कर लेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, सभी क्लासों में लगभग पूछा जाता है।
द्विगु समास। अब किसकी बात करेंगे? द्विगु समास। दूसरा है जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा दूसरा पद प्रधान हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, अब इस समास में क्या होगा? पहले वाले समास में तो आपका पहले क्या देखने को मिल रहा था? अव्यय देखने को मिल रहा था। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा? संख्या देखने को मिलेगी। ठीक है, कैसे? देखिए, पंच, नौ, सप्त, त्रि, नौ, ऐसे जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वो कौन सा समास होता है? संख्यावाची होता है, लेकिन उसका तीसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए। जैसे त्रिनेत्र, तीन तो आ रहा है लेकिन वो फिर दूसरा समास में चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए पंचवटी का क्या हो जाएगा? 5 वटों का समूह। नौ ग्रह का क्या हो जाएगा? 9 ग्रहों का समूह। सप्तर्षि का क्या हो जाएगा? 7 ऋषियों का समूह। त्रिफला का क्या हो जाएगा? 3 फलों का समूह। और नवरात्रि का क्या हो जाएगा? 9 रात्रियों का समूह। इसी प्रकार चौराहा, चौराहा, चौमासा ऐसे भी आ सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब हम बात करेंगे द्वंद्व समास की। कौन सा समास? द्वंद्व। ये द्वंद्व लिखा है, क्या लिखा है? द्वंद्व ऐसे लिखा है। ठीक है, आप थोड़ा सही से लिख लें, द्वंद्व समास। ओके, देखिए द्वंद्व समास किससे कहते हैं? देखिएगा, देखिएगा द्वंद्व समास दोस्तों। द्वंद्व समास जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब देखिए, जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, मतलब दोनों पद क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, वो समास कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। उदाहरण देखिए, माता पिता। ठीक है, तो इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा? माता पिता का, माता और पिता। रात दिन, तो रात और दिन। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। ये तो चौमासा और चौराहा तो कौन सा समास का है? द्विगु का है। ठीक है, द्विगु का है। ये किसका है? द्विगु का। मैंने बोला था ना, वहाँ आपको लिखना था। ठीक है, तो ये द्विगु का है। ओके, इसको नोट कर लेना, कौन से का? द्विगु का है। चलिए अब आगे बात करेंगे हम कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। देखिए, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो जिस समास का प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य का होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए, पहले पद में क्या आएगा? विशेषण आएगा। क्या आएगा? विशेषण। दूसरे में क्या आएगा? विशेष्य आएगा, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। महात्मा, महात्मा का समास वगैरह क्या होगा? महान है जो आत्मा। नील कमल, नीला है जो कमल। महाराजा, महान है जो राजा। बिल्कुल दोस्तों, एक एक को नोट कर लें अच्छे से, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वही उदाहरण मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है, आप अच्छे से इनको याद करना। चलिए देखिए, महाराजा, महान है जो राजा। और नीलांबर, नीला है जो अंबर। ऊपर भी आप देखिए, नील कमल, नीला है जो कमल, आप देख सकते हैं ना। ये सब इनको नोट कर लेना अच्छे से। अब बात करेंगे हम पांचवा समास हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, तो जिस समास के दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं तथा अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए, जो बहुव्रीहि समास से इसके दोनों पद क्या होते हैं? ए पद प्लस बी पद, दोनों ही पद क्या होते हैं? ना तो ए पद प्रधान होता है ना बी होता है। इसमें जो होता है वो सी पद प्रधान होता है। कौन सा होता है? सी, मतलब तीसरा पद प्रधान होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, अच्छे से नोट करना, परिभाषा पूछी जाती है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो, हिंदी मीडियम में हो, 9th 10th 11th 12th सभी क्लासों में पूछी जाती है। देखिए उदाहरण देखिएगा यहाँ पर, दशानन। क्या है? दशानन। 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके अर्थात शिव। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके विष्णु। और पीला है वस्त्र जिसका विष्णु। ठीक है, उसको क्या आ जाएगा? विष्णु आ जाएगा। अगला देखिएगा, तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और ये किसी कारक विभक्ति से संबंधित होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, देखिए जो तत्पुरुष समास होता है इसमें क्या होता है? इसका दूसरा पद प्रधान होता है। ये बात आप नोट कर लें अच्छे से। कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा होता है।
और इसमें जो कारक विभक्तियाँ होती है कर्ता ने, कर्म को, करण से, ऐसे इनका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में देख सकते हैं, समझ सकते हैं आप। राजभवन, तो इसका समास वगैरह क्या होगा? राजा का भवन। विद्यालय, तो क्या हो जाएगा इसका? विद्या का आलय। देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देखिए ये कारक चिन्ह आ रहे हैं इसमें, ठीक है, सभी में आ रहा होगा, देख सकते हैं आप। देखिए इसमें के लिए, का, ठीक है, तो तत्पुरुष समास है इसमें। अगला देखिए, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर। राजपुत्र, राजा का पुत्र। तपोधन, तप का धन। देशभक्त, देश का भक्त। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। वर्षा गीत, वर्षा के गीत। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। दोस्तों मैं बता देता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट कह देता हूँ कि जो भी मैंने अभी आपको ये उदाहरण बताए ये परीक्षा में आ चुके हैं मेरे दोस्तों, चाहे आप इंग्लिश मीडियम 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो, ठीक है, या हिंदी मीडियम 9th, 10th, 11th, 12th, कोई सी भी क्लास में हो, समाज का जो चैप्टर आता है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक एक प्रश्न की परिभाषा सब कुछ मैंने आपको बता दिया, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थे दोस्तों। मैंने खुद हाथ से लिखे हैं ये और आपको बताए हैं, ठीक है। तो जितने भी दोस्त अभी लाइव देख रहे हैं, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा सभी कमेंट करके बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएंगे कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही वीडियो पर आप पहली बार आए हैं, वीडियो को देखने पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लो, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।